चलिए, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेट क्लासेस सासाराम से। आज हम लोग सीटेट शुरुआत कर रहे हैं। सीटेट क्लास जितने भी बच्चे हैं वो हमारे चैनल को भानु सर मिशन सक्सेस सीटेट क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि जो भी क्लास चलेगा, नोटिफिकेशन जाएगा, वो आप तक समय से पहुंच सके। जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास, क्वेश्चंस करेंगे। आज फर्स्ट दिन है तो हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि कितना आप कर पाते हैं। सीटेट में ये पहला है, आप नए हैं, कभी सीटेट नहीं पढ़े हुए हैं या कहीं पढ़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से कर पा रहे हैं। नहीं होगा तो उसका आंसर तो हमको बताना ही है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं तो हम आते हैं, स्टार्टअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ये सीटेट का है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये सीटेट में। तो चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपका है फर्स्ट। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। सबसे बड़ी बात कि आपको यह समझना होगा कि स्थूल गतिक कौशल क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, गतिक कौशल जो हैं ये दो होते हैं। एक होता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, और दूसरा होता है स्थूल गतिक कौशल। तो ये है क्या भाई? तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और स्थूल का मतलब होता है बड़ा। अर्थात कहने का मतलब है कि जिसमें हमारी शरीर की मांसपेशियां बहुत छोटा काम करती हैं, थोड़ा सा काम करती हैं, वो सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाएगा। और जिसमें हमारी मांसपेशियां ज़्यादा काम करती हैं वो स्थूल गतिक कौशल कहलाएगा। सूक्ष्म मतलब छोटा, जिसमें हमारी मांसपेशियां कम काम करती हैं, छोटी मांसपेशियां काम करती हैं, वो सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाएगा। और जिसमें हमारी मांसपेशियां ज़्यादा काम करती हैं वो आपका स्थूल गतिक कौशल कहलाएगा। जैसे हमारी अंगुली, ये जो अंगुली से जो भी काम करते हैं हम लोग, ये कहलाता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे कलम से लिखना, कि लिखते हैं तो भाई क्या करते हैं, तो अंगुली का प्रयोग करते हैं, तो ये सूक्ष्म गतिक कौशल है। लिखना, अंगुली से लिखते हैं। चावल से कंकड़ निकालना, चावल से क्या निकालते हैं? कंकड़। और कंकड़ निकालने में किसका प्रयोग करते हैं? अंगुली का प्रयोग करते हैं। तो जहां हम अंगुली का प्रयोग करेंगे ये कहलाएगा सूक्ष्म गतिक कौशल। और जिसमें हमारी मांसपेशियां ज्यादा काम करेंगी वो कहलाएगा स्थूल गतिक कौशल। जैसे दौड़ना, सीढ़ी पे चढ़ना, जिसमें हमारी मांसपेशियां, पूरे शरीर का मांसपेशियां काम कर रही हैं, वो कहलाएगा स्थूल गतिक। तो आप समझ गए होंगे कि स्थूल गतिक कौशल क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है। जिसमें हमारी मांसपेशियां, शरीर की मांसपेशियां ज़्यादा काम करती हैं वो स्थूल गतिक कौशल कहलाता है। और जिसमें हमारी शरीर की मांसपेशियां कम काम करती हैं वो सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या होगा। पूछ रहा है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो आंसर ऑप्शन जाते हैं बुनाई। अब बुनाई कैसे करते हैं भाई? तो बुनाई हम हमेशा अंगुली से करते हैं, अंगुली से बुनाई करते हैं। और जब हम अंगुली का प्रयोग करेंगे तो सूक्ष्म गतिक कौशल होगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है स्थूल गतिक कौशल, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, तैरना, जब हम तैरते हैं तो हम केवल अंगुली का प्रयोग नहीं करते, तैरते वक्त दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं, दोनों पैर का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसमें हमारी शरीर की मांसपेशियां ज्यादा काम करती हैं, हाथ भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, अर्थात इसमें मांसपेशियां ज्यादा काम कर रही हैं। तो तैरना जो होगा वो क्या होगा? स्थूल गतिक कौशल कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तीसरा है, एक कागज पर वृत्त का रूपरेखा के अनुसार काटना। एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। अब वृत्त पर हम, आपका कागज पर जब वृत्त का रूपरेखा काटते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं भाई? अंगुली का प्रयोग करते हैं। और जहां हम अंगुली का प्रयोग करेंगे वो सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाएगा। चौथा है, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। अर्थात
हम कागज़ पर जब भी चीज़ों को काटेंगे तो किससे काटेंगे? तो अपने हाथों की अंगुलियों से काटेंगे। अर्थात ये ऑप्शन दोनों क्या है? सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अर्थात बुनाई करना सूक्ष्म गति कौशल है। एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना सूक्ष्म कौशल है। एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना यह सूक्ष्म गति कौशल है। और क्वेश्चन है स्थूल गति कौशल क्या है? तो इसका आंसर होगा तैरना। तैरना बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ध्यान रखिएगा, एक शिक्षिका को क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात कि सृजनात्मक बालक होते कौन हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी आईक्यू जो होती है, उनकी आईक्यू होती है वो 120 से 140 के बीच में होता है। सृजनात्मक बालक का आईक्यू 120 से 140 होता है। सृजनात्मक बालक में कैसा चिंतन पाया जाता है भाई? तो सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं उनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। कैसा चिंतन? अपसारी चिंतन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो पहले हम ये जानेंगे कि सृजनात्मक बालक, रचनात्मक बालक होते कौन हैं। तो वैसे बालक जो एक समस्या का हल अनेक प्रकार से करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर कई प्रकार से करते हैं, कई प्रकार से आंसर देते हैं, जिनके दिमाग में हमेशा नए नए विचार आते हैं, सृजनात्मक बालक कहलाएंगे। जैसे कोई बच्चा होता है कि एक मैथ को एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से बनाता है, 2 प्रकार से बनाता है, 3 प्रकार से बनाता है, 4 प्रकार से बनाता है, 5 प्रकार से, अर्थात सोचने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, वो सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि सृजनात्मक बालक की पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि सृजनात्मक बालक की आईक्यू 120 से 140 होती है। दूसरा, सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। और अपसारी चिंतन में ध्यान रखिएगा, खुला अंत वाला प्रश्न, खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न पाए जाते हैं। मुक्त अंत वाला प्रश्न, खुला या मुक्त अंत वाला प्रश्न पाया जाता है वाला प्रश्न ये बच्चे ज़्यादा करते हैं। खुला या मुक्त अंत वाला प्रश्न वही प्रश्न है जिसमें बच्चा खुले तौर पे फ्री होकर के एक समस्या का हल कई प्रकार से कर पाए। अर्थात सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन पाई जाती है या और खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न ज़्यादा कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्थात रिक्त स्थान, क्वेश्चन का आंसर होगा रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न। रिक्त स्थान जो होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसका आंसर कितना होगा भाई? 1 होगा। जैसे भारत की राजधानी खाली स्थान है, तो भारत की राजधानी खाली स्थान है तो उसका आंसर कितना? केवल 1, नई दिल्ली। उसी प्रकार ये आपका अपसारी चिंतन या सृजनात्मक बालक का पहचान इस प्रकार के क्वेश्चन से नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सही मिलान करने वाले प्रश्न। सही मिलान करने वाले जो प्रश्न हैं ये आपके सृजनात्मक बालक की पहचान नहीं हैं। इसमें बच्चा ज़्यादा नहीं सोच पाएगा, केवल सही गलत का मिलान कर देगा। इसका मिलान ये होगा, इसका मिलान ये होगा, अर्थात ये भी ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न ये भी गलत हैं। इसका आंसर होगा खुले जवाब वाले या मुक्तोत्तर प्रश्न। अर्थात खुले जवाब वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न, मुक्तोत्तर प्रश्न क्या कहलाएंगे? तो वैसे प्रश्न, ध्यान रखिएगा, प्रश्न 2 प्रकार का, खुले अंत वाले प्रश्न होता है और एक होता है बंद अंत वाले प्रश्न। खुले या मुक्त अंत वाले प्रश्न, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होता है भाई? एक होता है खुले जवाब वाले प्रश्न या मुक्त अंत वाले प्रश्न। खुले अंत वाले प्रश्न, इसी को खुला अंत या हम बोलते हैं मुक्त अंत वाला। मुक्त अंत ये क्या भाई? तो खुले अंत या मुक्त अंत वाले प्रश्न वैसे प्रश्न जिसमें बच्चा एक समस्या का हल
कई प्रकार से दे पाता है, अनेक प्रकार से दे पाता है। ध्यान रखिएगा, मुक्त का मतलब होता है फ्री, फ्री होकर के आंसर देता है, उसके ऊपर दबाव नहीं होता। एक समस्या का हल 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार से करता है, खुला या मुक्त अंत वाला प्रश्न करता है, कहलाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा क्या भाई? तो आंसर नंबर डी। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो खुले या मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक वाला किसी से पता चलेगा, जो बच्चा एक क्वेश्चन का आंसर जितना ज़्यादा तरीका से दे पाएगा वो बच्चा सृजनात्मक कहलाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। एक चीज़ पुनः बार बार बता रहे हैं, सृजनात्मक वाला का IQ 120 से 140 होता है, उनके दिमाग में हमेशा नए नए विचार आते हैं, ठीक। और एक समस्या का हल अनेक प्रकार से करते हैं। सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। कौन सा चिंतन? अपसारी, ध्यान रखेंगे, अपसारी चिंतन पाया जाता है। और अपसारी चिंतन, सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है, और खुला या मुक्त अंत वाला प्रश्न बच्चा ज़्यादा कर पाता है। चलिए क्वेश्चन हम 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। NCF 2005 के अनुसार गलतियां, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। अब बोल रहा है कि जो गलतियां होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। जी बिल्कुल, गलतियां जो होती हैं ये महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक सीखना नहीं हो पाएगा। जितना ज़्यादा गलती करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। अर्थात सीखने में गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं। यदि बच्चा कोई चीज़ कर रहा है तो वो गलती करेगा तभी सीखेगा। यदि वो गलती नहीं करेगा तो सीख नहीं पाएगा। अर्थात गलतियां जो होती हैं ये महत्वपूर्ण होती हैं, NCF 2005 कहता है। बिल्कुल सही है, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या बच्चों को फेल और पास, उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, क्या पास और फेल करने के लिए कि ये बच्चा फेल है तो फेल वाले बच्चों को अलग कर दिया जाए, और जो पास है बच्चा उसको अलग कर दिया जाए। इसके लिए आपका NCF सुझाता है क्या कि गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं? तो जी नहीं, ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन 2 है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ये बताइए कि बच्चा गलती करता है तो उसको डांटा जाए, ऐसा कहा है क्या? ऐसा नहीं कहा गया है। ये भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है कि अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए तरीका उपलब्ध करती है। जी नहीं, यदि बच्चा गलती करता है तो उसको डांटना नहीं है, गलती से ही सीखता है बच्चा। गलतियां हमेशा सीखने में मदद करती हैं, रुकावट पैदा नहीं करती। ऑप्शन नंबर 3 है आपका, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है कि ये जो आपकी गलतियां होती हैं, गलतियों से ही बच्चा सीखता है। ये बच्चे की विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। इनसाइड थ्योरी आप पढ़ेंगे, अचानक बच्चे के दिमाग में समस्या का समाधान आता है तो ये विचार में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। यदि गलती कर रहा है तो उसके सही आंसर तक बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा? वो जाएगा। और ऑप्शन 4 है, ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। बच्चा कितना भी गलती करेगा, बच्चों को हटाना नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन क्या है? आपका गलत है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है? बिल्कुल सही है कि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि, या बच्चों के विचार, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये सही है। आपका चौथा ये ध्यान रखिएगा कि बच्चा कितना भी गलती करेगा उसको क्लास से बाहर नहीं करना है। बच्चा कितना भी गलती करेगा, बच्चे को फेल पास करके और समूहों में वर्गीकृत नहीं करना है। बच्चों को अलग अलग नहीं बांटना है। ये नहीं कि
ये बच्चा फेल है, फेल वाला कमज़ोर बच्चे को अलग कर देना है, और जो बच्चा तेज है उसको अलग करना है, जो आपके नॉर्मल बच्चे हैं उनको अलग करना है, एवरेज जो हैं औसत बच्चे उनको अलग करना है। ऐसा नहीं करना, वर्गीकरण नहीं करना है, वर्गीकृत नहीं करना है। ये सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द है ये गलत है। वर्गीकरण नहीं करना है, आपको नामांकित नहीं करना है। हमेशा हम किसकी बात करेंगे? समावेशी कक्षा की बात करेंगे। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, हमेशा हम समावेशी कक्षा की बात करेंगे। चलिए तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 4 आएंगे हम लोग, देखेंगे मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। आपका क्या भाई? तो मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन बताइए क्या होगा? विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, दूसरा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, तीसरा है विद्यार्थियों को नामांकित करना, और चौथा है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। इसका आंसर क्या होगा? मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। हम बच्चों को जब भी पढ़ाते हैं तो अधिगम का ये जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसका आखिरी सोपान होता है मूल्यांकन। हम मूल्यांकन क्यों करें? मूल्यांकन क्यों किया जाता है आप ये बताइए। क्यों? विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए कि मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि बच्चा कहाँ नहीं सीख पा रहा है, समस्याएं क्या है, बच्चे की आवश्यकताएं क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, उनकी योग्यता क्या है। इन सारे चीज़ों को जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मूल्यांकन का। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही है। इसका लक्ष्य होता है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है कि पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। मूल्यांकन इसलिए नहीं किया जाता कि कौन सा टॉपर है, टॉप कौन किया है, जो उच्च अंक लाया है उसकी पहचान करेंगे, उनको पुरस्कार देंगे, इसलिए मूल्यांकन नहीं किया जाता है। मूल्यांकन सभी के लिए किया जाता है। जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं, ये आपके या जो एवरेज हैं या प्रतिभाशाली हैं, वो मूल्यांकन सबके लिए किया जाता है ताकि बच्चे की आवश्यकताओं का पता कर सकें, बच्चा कितना सीखा है, बच्चे की गलतियाँ क्या हैं, बच्चे की कमियाँ क्या हैं, उनकी ज़रूरत क्या है। उन सारी चीज़ों को जानने के लिए बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई? मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो बी है ये बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को नामांकित करना, मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को नामांकित कर सकें, नामीकरण कर सकें, नाम दे सकें मूल्यांकन के द्वारा, कि जो ज़्यादा नंबर लाया है उसको अलग कर दिया जाए, जो कम नंबर लाया है उसको अलग कर दिया जाए, नाम दे दिया जाए। इसके लिए मूल्यांकन नहीं किया जाता। अर्थात ये ऑप्शन आपका सी नंबर क्या है? गलत है। चौथा देखते हैं डी, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप सीटेट देंगे तो बच्चों को कभी भी समूहों में विभाजित नहीं करना है, समूहों में बांटना नहीं है, अलग अलग नहीं करना है, नामांकित नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, नामांकित नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चों को नामांकित नहीं करना है, बच्चों को समूहों में विभाजित नहीं करना है, वर्गीकरण योग्यता के आधार पर विभाजित नहीं करना है, वर्गीकरण नहीं करना है। ये चीजें आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अर्थात ये जो आपका है मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये फर्स्ट क्लास से धीरे धीरे हम लोग सब कुछ जानेंगे, क्लास भी करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, जितने भी हैं सीडीपी, अर्थात सीडीपी को निचोड़ दिया जाएगा। आप आइए, जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके साथी हैं जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, वो उनको जोड़िए और बताइए कि भानु सर ऑनलाइन क्लास आ गए हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। सारे लोग जुड़ें। जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं
शिक्षक बनने की सपना सजोए हैं वो बिल्कुल जुड़ें। यहाँ हमारे यहाँ मिशन सक्सेस में आपको CDP के साथ साथ सीटेट के साथ साथ आपको स्टेट की तैयारी कराई जाएगी, BPSC की तैयारी, मतलब सारे टीचिंग एग्जाम जितने भी होंगे सबकी तैयारी की कराई जाएगी यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा जो चैनल है आपका भानु सर मिशन सक्सेस क्लासेज, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जब भी हम अपलोड करेंगे वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, किनके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया है। भाई हार्वर्ड गार्डनर के बारे में हम लोग जानेंगे कि इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है 1983 में। इन्होंने कब दिया भाई? 1983 में इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। और इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होता है वो एक तत्व से मिलकर के नहीं बना होता है, बुद्धि कई तत्वों से मिलकर के बना होता है, अनेक तत्वों से मिलकर के बना होता है, बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बना होता है। और 1983 में जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो उस समय बताया इन्होंने कि बुद्धि कुल 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बुद्धि 7 प्रकार के होते हैं इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में 2 बार परिवर्तन भी किया। 1998 में इन्होंने 8वीं प्रकार की बुद्धि प्रकृतिवादी बुद्धि को ऐड किया, जोड़ दिया। और उसके बाद सन 2000 में इन्होंने 9वीं प्रकार की बुद्धि को ऐड किया इन्होंने। ध्यान रखिएगा, इन्होंने पहले बताया 7 प्रकार की बुद्धि होती है, 1998 में 8वीं प्रकार की बुद्धि बताया। और अस्तित्ववादी बुद्धि सन 2000 में कौन सी बुद्धि? अस्तित्ववादी बुद्धि की बात किया। अस्तित्ववादी बुद्धि की बात किया इन्होंने। और 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि की बात किया। प्रकृतिवादी बुद्धि की बात किया। अर्थात हम लोग जब पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर तो बहुबुद्धि सिद्धांत 1983 में दिया हार्वर्ड गार्डनर ने, और इन्होंने बताया कि बुद्धि के 7 प्रकार होते हैं। उसके बाद 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि की बात किया, प्राकृतिक बुद्धि की बात किया। उसके बाद इन्होंने सन 2000 में 9वीं प्रकार की बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि की बात किया। अर्थात ध्यान रखिएगा, NCERT बुक में 8 प्रकार की बुद्धि की चर्चा किया गया है। तो हम 8 प्रकार ही बुद्धि जानेंगे, 9वीं प्रकार की बुद्धि नहीं जानेंगे। और ये 8 प्रकार की जो बुद्धि है वो कौन कौन सी है, तो ये सब कुछ आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। अब केवल ये देखना है कि इनमें से कौन से हार्वर्ड गार्डनर द्वारा नहीं दिया गया है। भाई तो सामान्य बुद्धि की बात हार्वर्ड गार्डनर नहीं करते, भाषाई बुद्धि की बात करते हैं। भाषाई बुद्धि की बात हार्वर्ड गार्डनर करते हैं, भौतिक बुद्धि की बात नहीं करते, विशिष्ट बुद्धि की बात हार्वर्ड गार्डनर नहीं करते। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग क्लास में पढ़ेंगे जो 8 प्रकार की बुद्धि हैं वो पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन सी 8 प्रकार की बुद्धि हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा भाषाई बुद्धि है इनका। हार्वर्ड गार्डनर ने भाषाई बुद्धि की बात किया है, बताया है कि जो भाषा में पारंगत होते हैं, जो भाषा की जानकारी ज़्यादा रखते हैं, उनमें भाषाई बुद्धि पाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, भाषाई बुद्धि पाई जाएगी। जैसे वकील हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग हैं। चलिए तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं कि क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है। भाई ये सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन जो है ये सीटेट में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं। कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? तो एक प्रभावशाली, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक प्रभावशाली, आज 10 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, केवल 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका बाकी दिन हम लोग आज 10 करते हैं, कल 10 करेंगे। तो आज अभी करते हैं, आज फर्स्ट क्लास है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मात्र 10 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान रखिएगा, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। आप प्रभावशाली अध्यापिका, जो आप शिक्षिका हैं तो प्रभावशाली अध्यापिका कब कहलाएंगी आप? बताइए, जब पुस्तकों से उत्तरों को लिखाने पर बल देंगी कि किताब से लेकर के और आंसर छपवा देंगी, तो क्या आप प्रभावशाली अध्यापिका कहलाएंगी क्या? दूसरा, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना।
समूह गतिविधि, बच्चों को समूह में रह करके नहीं गतिविधि कराएंगी, किसी एक व्यक्ति पे ज़्यादा ध्यान देंगी, तो क्या वो प्रभावशाली कहलाएंगे आप। तीसरा, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। क्या विद्यार्थियों के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाएगा और उससे जो व्यवधान उत्पन्न होगा, समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्या आप उसका अनदेखी करेंगी? क्या आप अनदेखी करेंगी तो आप प्रभावशाली अध्यापिका कहला पाएंगी क्या? और चौथा है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। जी बिल्कुल, एक प्रभावशाली अध्यापिका की विशेषताएं हैं कि वो उसके लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं और सारे बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, ध्यान देती हैं, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहती हैं। कौन बच्चा तेज है, कौन प्रतिभाशाली है, कौन मंदबुद्धि है, कौन सामान्य है, इन चीज़ों का ध्यान नहीं देती, पक्षपात नहीं करती, सारे बच्चों को एक समान एक नज़र से देखती हैं, सारे बच्चों के टच में रहती हैं, संपर्क में रहती हैं, वे शिक्षक प्रभावशाली अध्यापिका कहलाएंगी, ताकि बच्चे उनसे जुड़ें, उनसे अपनी बातों को कह सकें, झिझकें ना, तब न प्रभावशाली शिक्षिका कहलाएंगी। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन आपका पुस्तक से उत्तर लिखवाएंगे, प्रभावशाली अध्यापिका नहीं कहलाएंगे आप ही देखिए, जब शिक्षक हैं आप और आंसर छपवाएंगे तो बच्चा क्या बोलेगा कि मास्टरवा छपवावेला। समझ रहे हैं ना, आप इफेक्टिव टीचर नहीं कहलाएंगी। समूह गतिविधि, जब भी शिक्षण कार्य करना है छोटे छोटे बच्चों को, समूह में गतिविधि के द्वारा कराएंगे, किसी एक व्यक्ति पे ध्यान नहीं देंगे। यदि एक व्यक्ति एक बच्चे पे ध्यान देंगे तो फिर वो प्रभावशाली अध्यापिका आप नहीं कहला पाएंगे। ठीक है, चलिए, और जो प्रश्न बच्चा पूछेगा और उससे समस्याएं व्यवधान उत्पन्न होगा तो उसका हम अनदेखी नहीं करेंगे। यदि समस्या उत्पन्न हुआ तो समस्या का हल निकालेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे, उस समस्या को दे करके अनदेखी नहीं किया जाएगा। और ऑप्शन बिल्कुल आपका 4 नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। ले वाइगोत्स्की, ध्यान रखिएगा ले वाइगोत्स्की के बारे में। देखते हैं क्या है भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे, रेगुलर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, धीरे धीरे मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे। रवि सर मैथ लेकर के आएंगे, गौतम सर ईवीएस लेकर के आएंगे, एसएसटी लेकर के आएंगे, रवि सर साइंस पढ़ाएंगे, हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, हमारे सत्यानंद शास्त्री सर संस्कृत लेकर के आएंगे, सोमनाथ सर इंग्लिश, मतलब हमारी सारी टीमें आकर के आपको पढ़ाएंगी। ध्यान रखिएगा, इसी चैनल पर जो आपको चैनल बताया गया है ये सीटेट के लिए उत्तम चैनल है। जितने भी बच्चे हैं उनको बताइए, और अभी समझ में ना आ रहा हो, जब आप क्लास करिएगा, क्लास के बाद जब क्वेश्चंस करेंगे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, धीरे धीरे सब कुछ आएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आपको ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। ले वाइगोत्स्की, तो भैया ले वाइगोत्स्की ध्यान रखिएगा, रूस के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिकता का सिद्धांत दिया है, जेडपीडी का सिद्धांत दिया है, स्कैफोल्डिंग की बात किया है। तो वही है कि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है, अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है। ले वाइगोत्स्की किसको सही मानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, तो जी नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ले वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के मदद से ज़्यादा सीखता है, बच्चों में प्रतिस्पर्धा नहीं करना। तो बोला विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ले वाइगोत्स्की के अनुसार सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, ये बिल्कुल गलत है।
लेव वाइगोत्स्की कभी भी दंड एवं सजा की बात नहीं करते हैं। दंड एवं सजा की बात लेव वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, अर्थात ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज में सीखता है, बच्चा समूह में सीखता है, बच्चा एक दूसरे की सहायता करके सीखता है, सहयोग के द्वारा सीखता है, ये लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना है, सामूहिक अधिगम को बढ़ावा देना है, प्रतिस्पर्धा अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करना। ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाड़ या आलंबन देना, ये बिल्कुल सही है। आलंबन पाड़ को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ध्यान रखिएगा, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा, मचान, आलंबन, स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग में हमेशा क्या किया जाता है भाई, तो इशारा के द्वारा, संकेत के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, इशारे के द्वारा। स्कैफोल्डिंग का मतलब ही होता है इशारा करना, आपको संकेत देना, इशारा करना। पाड़, ढांचा, मचान, आलंबन, सोपानीकरण, ये सारे के सारे नाम है स्कैफोल्डिंग। और इसमें बच्चे को मदद किया जाता है, संकेत दिया जाता है, इशारा दिया जाता है, क्लू दिया जाता है। यदि एक बच्चे को पढ़ाते हैं और वो नहीं बता पा रहा है, तो जो थोड़ा सा क्लू दिया जाता है, संकेत दिया जाता है, जो इशारा दिया जाता है, वही कहलाता है पाड़, आलंबन, स्कैफोल्डिंग। और ये लेव वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चा ऐसे नहीं सीखता, बच्चे को सहयोग के द्वारा, इशारा के द्वारा, आपका संकेत के द्वारा बच्चे को सिखाया जा सकता है, बच्चे के संज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किसके अनुसार सही है भाई, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। चौथा, उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना, अर्थात अनुबंधन की बात पावलोव ने किया है। उद्दीपन और अनुबंधन के बीच प्रोत्साहित करना, संबंध की बात किसने किया भाई, तो पावलोव ने किया है। तो इसका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई, तो क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चंस हो गए हैं, ये क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस हम लोग शुरू में ही किए हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर। देखिएगा ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं वो क्या कहलाएगा भाई, तो वो समाजीकरण कहलाएगा। समाज के द्वारा, समाज के नियमों को सीखना, समाज के द्वारा जो भी भूमिकाएं सीखते हैं, जो भी हम चीज़ें समाज से सीखते हैं, वो समाजीकरण कहलाता है। समायोजन गलत है, समावेशन गलत है और अनुकूलन गलत है। हम जिन पे आज पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे अनुकूलन क्या है, समावेशन क्या है, समायोजन क्या है, क्या है, एसिमिलेशन क्या है, एडप्टेशन क्या है, वो सारा कुछ हम लोग जिन पे आज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाता है, तो समाजीकरण कहलाता है। ध्यान रखेंगे समाजीकरण 2 प्रकार का होता है। समाजीकरण कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार का होगा। समाजीकरण 2 प्रकार का होगा। पहला होता है प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा होता है द्वितीयक या गौण समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है भाई, तो इसके अंतर्गत के कौन कौन आते हैं, तो माता पिता, ध्यान रखिएगा, माता पिता, माता पिता, परिवार। समाजीकरण 2 प्रकार के, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक या गौण समाजीकरण। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन।
प्राथमिक समाजीकरण क्या है, इसमें कौन कौन आते हैं? तो प्राथमिक समाजीकरण में ध्यान रखेंगे माता पिता आते हैं, जिसके सबसे प्राथमिक समाजीकरण मतलब जहां हम सबसे पहले शुरुआत में प्रथम बार समाजीकरण जहां मेरा प्रारंभ होता है वो प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, परिवार, माता पिता, परिवार, परिवार के निकटतम सदस्य, परिवार के निकटतम सदस्य मतलब चाचा चाची, दादा दादी, ये प्राथमिक समाजीकरण है। ध्यान रखिएगा, माता पिता, परिवार, परिवार के निकटतम सदस्य, मित्र, ये समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। समाजीकरण का द्वितीय कारक कौन है भाई? तो विद्यालय, विद्यालय, स्कूल, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, पुस्तकालय, मीडिया, पुस्तकें, टीवी, मोबाइल, ये सारे के सारे जो हैं ये समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। माता पिता के कार्यस्थल, माता पिता का कार्यस्थल, माता पिता प्राथमिक कारक और माता पिता के कार्यस्थल समाजीकरण के द्वितीय कारक। कार्यस्थल का मतलब मान के चलिए कि यदि मम्मी पापा हमारे टीचर हैं तो उनका कार्यस्थल क्या होगा? तो विद्यालय होगा। डॉक्टर हैं तो उनका कार्यस्थल क्या होगा? तो अस्पताल होगा। अर्थात अस्पताल, विद्यालय, ये सारे के सारे समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर जो होगा, ध्यान रखिएगा, समाजीकरण होगा। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा भी पढ़ेंगे हम लोग, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जिसमें बच्चा स्वयं से आंतरिक रूप से मोटिवेट होता है, उसको कुछ करने के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, स्वयं से समस्या का समाधान करता है। उसको कहना नहीं पड़ता कि बबुआ बैठ के पढ़। किसी बच्चे को कहना, जो आंतरिक रूप से भी प्रेरित होता है, उसको कहना नहीं पड़ता कि बाबू बैठ जाओ पढ़ लो या जाओ ना विद्यालय, ऐसा नहीं कहा जाता। वो आंतरिक अभिप्रेरित है। और जो इनाम के लिए, पुरस्कार के लिए पढ़े, इनाम के लिए पढ़े, पैसे के लिए पढ़े, वो बाहरी अभिप्रेरणा है। फर्स्ट आने के लिए पढ़े, पैसा के लिए पढ़े कि पढ़ेंगे तो पैसा मिलेगा, पढ़ेंगे तो चॉकलेट मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। और सही तौर पे देखा जाए तो आंतरिक अभिप्रेरणा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अभिप्रेरणा जो बच्चा स्वयं करता है और उसको स्वयं करता है कार्य और उसको आनंद आता है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगा। क्या? दूसरा, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। ध्यान रखिएगा, दूसरों के साथ रहेगा, प्रतिस्पर्धा से आता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब आप समझ रहे हैं, कंपटीशन से आता है। तो जब एक दूसरे से कंपटीशन की बात हो जाए कि हम फर्स्ट आएंगे तब वो चीजें होगा, अभिप्रेरित होंगे, तो वो आपका वो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं कहलाएगा, वो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगा। तो प्रतिस्पर्धा से आती है, वो बाह्य अभिप्रेरणा है। दंड के भय से आती है, दंड से कि ये काम नहीं करेंगे तो हमको मारा जाएगा, इसलिए बच्चा मोटिवेट होता है कि हमको ये काम करना चाहिए, नहीं तो सर कल मारेंगे। तो ये आपका बाह्य अभिप्रेरणा है। दंड जो है बाह्य अभिप्रेरणा है। प्रतिस्पर्धा से यदि मोटिवेट हो रहा है, बाह्य अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। अर्थात ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। व्यक्तिगत आनंद, जो कार्य करता है बच्चा, व्यक्तिगत कार्य करता है और उससे आनंदित होता है, अच्छा लगता है, स्वयं से पढ़ाई करता है, उसको अच्छा लगता है, आनंद आता है,
है वो कहलाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। यदि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से मोटिवेट हो रहा है वो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, वो बाह्य अभिप्रेरणा है। ध्यान रखिएगा, यदि दंड से पुरस्कार से अभिप्रेरित हो रहा है तो वो बाह्य अभिप्रेरणा है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो चलिए हम लोग आज बस इतना ही करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी आगे इन फ्यूचर में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो 20-20 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज बस इतना ही, बाकी के लिए आगे हम लोग आएंगे, आगे सीटेट में जितने क्वेश्चंस होंगे करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 15 ही करें, 10 ही करें, 20 ही करें, टाइम तो लगेगा, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे कि 4 जो ऑप्शंस होंगे उन चारों ऑप्शन का हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। चारों ऑप्शन हुआ कैसे है, इसका आंसर क्यों होगा, वो सारे ऑप्शंस पे आपको डिस्कशन किया जाएगा, उसको चीर फाड़ किया जाएगा, ऑपरेशंस किए जाएंगे और समझने की प्रयास करेंगे। रटेंगे नहीं, कोई भी टॉपिक पढ़िएगा रटिएगा नहीं, ये सोचने वाली चीज़ें हैं बिल्कुल। और ध्यान रखिएगा, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को बार बार बता रहे हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर करिए। जितने भी आपके मित्र हैं सीटेट की तैयारी करने वाले, बता दीजिए कि भानु सर अब सीटेट ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन तो चलता ही है मेरा क्लास, ऑनलाइन भी आपको तकिया गुमटी मिशन सक्सेस सासाराम में चल रहा है। बिल्कुल हमसे जुड़िए और जुड़ करके शिक्षक बनने की जो सपना है उसको पूरा करिए, हम आपके साथ हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।